हेलो स्टूडेंट्स 11th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अभी तक हमने जो है रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ एटम हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ एटम के बारे में जाना था। और आज जो है हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विच वॉज गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और उससे पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो हमने देखना एक बार, ठीक है। जैसे हमने आपके सामने कई बार आएगा, जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो है उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं और नीचे मेंशन करते हैं, और मास नंबर को ऊपर मेंशन करते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के वेरियस एटम्स का क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम है, लेकिन उनका एटॉमिक जो है मास जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इन सभी एटम्स को हम क्या बोलेंगे, इन सभी एटम्स को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के। तो बेसिक डेफिनेशन आइसोटोप्स की क्या होगी, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या होगी डेफिनेशन, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है सभी का एक, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल से समझा, हाइड्रोजन 1 जिसका मास नंबर 1 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और जिसका मास 2 होता है मास नंबर, उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और जिसका मास नंबर 3 होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिटियम, ठीक है। तो ये होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो होता है जिसमें मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास है ऑर्गन और पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है जो 18 है, इसका 19 है और कैल्शियम का 20 है, बट ऑल हैव द मास नंबर इज इक्वल्स टू 40। लेकिन तीनों का जो मास नंबर है वो कितना है, 40 है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट्स जो ये एटम्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, सेम है। इसलिए इनको किस कैटेगरी में डाला गया है, आइसोबार्स की कैटेगरी में। आइसोबार्स यानी कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो सेम होता है, उनको बोला जाता है आइसोबार्स। क्या बोला जाता है, आइसोबार्स, ठीक है। द एटम्स कंटेनिंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। आई होप आपको इससे एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है वो एटम्स जिनका क्या होता है, जैसे कार्बन C6H14 C614 जो है ये क्या होता है, ये एक आइसोटोप होता है कार्बन का। अगर यहां पे मैं लिख दूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे C612 हमने पढ़ा है वैसे ही एक C614 भी होता है, C614 भी होता है, यानी कि इसमें एटॉमिक नंबर तो 6 ही है कार्बन का, जो कि सभी कार्बन एटम्स का होता है, लेकिन एटम जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। क्या है वो, 14 है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12,
ठीक है, लेकिन ये आइसोटोप है कार्बन का जिसका 14 है। ठीक है, तो हम 14 वाला कार्बन ले रहे हैं, C6 14 कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 16। अब यहां पे अगर यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें कार्बन एटम के और ऑक्सीजन एटम के, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है a माइनस जेड, यहां पे a माइनस जेड कितना आ रहा है 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 और यहां पे 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, यहां पे ऑक्सीजन में भी और कार्बन के इस आइसोटोप में भी। सो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having the same number of neutrons are called isotones। क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। तो यहाँ पे थर्ड जो है डेफिनेशन आ जाती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, अब इनके अलावा एक और डेफिनेशन आती है, वो आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, हम इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन हो जिनके अंदर द एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है द एटम्स और आयंस, द एटम्स और आयंस, या तो एटम होंगे वो या आयंस होंगे जिनके अंदर क्या होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे नियोन है, नियोन है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, देयरफॉर इट विल हैव the number of electron will also be 10 in neon। ठीक है, और अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है वो होता है 9। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है। तो यहां से नियोन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 और फ्लोरीन के अंदर 9, ऑक्सीजन के अंदर 8। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, लेकिन अगर मैं इस पर ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन से इसको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको इसकी रिडक्शन करवा दी जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के अंदर कितने बन जाएंगे 10, 1 यहां से आ गया। ऐसे ही मैंने 2 दे दिया ऑक्सीजन को, तो यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए 10 बन गए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है आयंस बन गए हैं, ये तो एक न्यूट्रल एटम है बट ये दोनों क्या है आयंस की फॉर्म में आ गए हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो अब तीनों क्या कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, देयरफॉर दीज 3 विल बी कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, आइसोटोप्स कौन से होते हैं, द एटम्स having the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Isobars will be the atoms of different elements having the different atomic number but same mass number are called isobars. और isotones क्या होंगे, the atoms of different elements having the same number of neutrons are called isotones. और ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे, द एटम्स और आयंस having the same number of electrons। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देख लेते हैं हमारा थोड़ा जो मेन पार्ट है आज का, जो हमने पढ़नी है थ्योरी। ठीक है,
which was given by James Clerk Maxwell in 1864. This is the very important theory which we are going to discuss. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी के आने से पहले न्यूटन की थ्योरी चली हुई थी जिसमें के अकॉर्डिंग हम लाइट को क्या करते थे, कंसीडर करते थे एज अ रे ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हम क्या बोलते थे कि लाइट जो है, लाइट बीम जो है वो क्या है, अ रे ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स की एक बीम है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी एक लाइट की। बट ये इसके अकॉर्डिंग न्यूटन की जो थ्योरी थी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने काफी सारे फिनोमेना जो है वो जो है कर लिए थे, जैसे रिफ्लेक्शन पे अप्लाई हो जाता था और रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो इससे क्या कर लिए गए, इससे एक्सप्लेन कर दिए गए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आई, when it failed, जब ये फेल हो गई क्या एक्सप्लेन कर पाने में, जो हमारी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है और डिफ्रैक्शन का, ठीक है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना और इंटरफेरेंस का फिनोमेना, ये क्या कर पाई, ये फेल हो गई इसको प्रूव करने में, ठीक है, तो शो करने में, इसको एक्सप्लेन करने में। तब हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया और वहां पे आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है या एक्स रेज है या गामा रेज हैं, वो क्या कर रही हैं, कंटिन्यूअसली एमिट कर रही हैं रेडिएशंस, कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, रेडिएशंस एमिट कर रही हैं, रेडिएशंस और वेव्स क्या हैं, एमिट कर रही हैं, ठीक है। एनर्जी को रेडिएशंस और वेव्स की फॉर्म में एमिट कर रही है कंटिन्यूअसली, यानी कि रिलीज कर रही है उनको, ठीक है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस या वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो है इस एनर्जी को, जो एनर्जी की फॉर्म है ये रेडिएशन वाली फॉर्म में जो एनर्जी है जिसको वो रिलीज कर रही है, एक्सरेज या लाइट्स, ठीक है, उसको बोला हमने क्या, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, इसको इन्होंने बोला रेडिएंट एनर्जी, कि एक रेडिएंट एनर्जी है जो लाइट है वो रिलीज करती है, एमिट करती है, या एक्सरेज गामा रेज जो है एमिट करती है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन या वेव की फॉर्म में, उसको इन्होंने नाम दिया रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। ये रेडिएंट कहां से आया, रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वेव्स की जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस करी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो इन्होंने बताई, ठीक है। वो क्या थी वो जान लेते हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्होंने मेजर किए कि जब लाइट रे जो है ट्रैवल करती है किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, जब वो एमिट करती है रेडिएशंस या वेव्स, ठीक है, एनर्जी को जब एमिट करती है वो वेव्स या रेडिएशन की फॉर्म में, तो क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो है ऐसे करके कुछ, जैसे ये इसको मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो है वो वेव्स निकल के आ रही है, रेडिएशन निकल के आ रही है लाइट से, ठीक है। अब ये इससे क्या समझ में आया कि जो ये वेव्स हैं
वो परपेंडिकुलर थी, जो लाइट से रेज निकल के आ रही थी, जो रेडिएशंस निकल के आ रही थी वेव की फॉर्म में, वो क्या थी, वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर थी। और इनका जो वे ऑफ प्रोपेगेशन था, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थी, वो भी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी दोनों से, मैग्नेटिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि परपेंडिकुलर थी बोथ के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी, ठीक है। इसलिए इनका नाम दे दिया गया, क्योंकि एसोसिएट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब जो है इसका जो इसके कुछ पॉइंट्स आए सामने, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो क्या पॉइंट्स थे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कि कोई भी सोर्स है उससे जो है एनर्जी जो है इज एमिटेड, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है, इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से। कोई भी सोर्स है लाइट का जहां से एनर्जी क्या कर रही है, एमिट हो रही है, वो किसकी फॉर्म में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था इसका। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो एनर्जी, जो ये रेडिएशंस हैं, दीज वेव्स बोल लो या रेडिएशन बोल लो, ठीक है, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, electric and magnetic field, and their direction of propagation is perpendicular to these both fields, ठीक है। ये इन्होंने बोला कि these waves are associated with electric and magnetic field and their direction of propagation is perpendicular, और उनकी जो direction of propagation थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी, किनसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट जो आया वो क्या था कि जो रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं, इनकी हर वेव्स की द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज इक्वल टू द वही था जो स्पीड लाइट की थी। क्यों था ऐसा, क्योंकि जो वेव्स हैं वो भी किसकी हैं, लाइट की हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की वेलोसिटी है उसी के इक्वल थी इनकी भी वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। कैसे थी इक्वल, क्योंकि ये भी क्या थे, क्योंकि ये भी क्या है, लाइट का ही एक रूप है, लाइट का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये था जो है 3 पॉइंट्स थे फर्स्टली, ठीक है, जो इन्होंने डिस्क्राइब किए। उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट है, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि लाइट जो एनर्जी है
वो कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एंड सेकंड पॉइंट, these waves are associated with electric and magnetic field and their direction of propagation is perpendicular to these both। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। और स्पीड ऑफ these waves is equals to the velocity of light। और इनकी स्पीड जो है वो इक्वल है किसके, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला कि these waves do not require any medium to travel। ये इन्होंने बोला कि ये जो वेव्स हैं इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हम सन से देखते हैं, सन से लाइट आ रही है डायरेक्टली ऑन द अर्थ। कैसे आ रही है वो? विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम की आवश्यकता के वो सीधा आ रही है। क्योंकि स्पेस के अंदर क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, वो क्या हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि स्पेस तो खाली है और वहां से क्या आ रही है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। और वेव्स भी क्या है, ये लाइट की ही वेव्स हैं। ठीक है, रेडिएशन है, तो इनको भी क्या है, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो दीज आर द बेसिक 4 पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो वेव के जो वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वेवलेंथ हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई इसकी, और क्या होता है एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई, उनके बारे में हम वेव नंबर के बारे में, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।